अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने पढ़ा था पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हमने पढ़ा कि पीस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यूएनओ का क्या रोल है, और अगर हमारी पर्सनल लाइफ में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको सब याद है ना? क्योंकि आज हमने करने हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो पीस, अ स्टेट or period in which there is no war or a war has ended। यानी कि पीस हम उस स्टेट या उस दौरानियों को कहते हैं जिसमें या तो कोई जंग हो ही नहीं रही होती या ख़त्म हो चुकी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीस को आप वॉर वर्ड से जोड़ दो। हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी अगर अमन है, सो सुकून है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीस। कॉन्फ्लिक्ट, a disagreement or a fight। Now what is a conflict? It is a disagreement, यानी कि आप किसी की बात से अगर agree नहीं करते हो तो that is called a disagreement or a fight। That is why we call it a conflict। Question number 2 is, what does the UN do? बच्चों, मैंने आपको बताया था what does UNO stand for? It stands for United Nations Organization। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी कितनी मेंबर स्टेट्स हैं, ये कब बनी थी और इसका क्या क्या काम है। तो अब वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का क्या काम है। The UN is dedicated to find peaceful solutions to conflicts। यूएन का ये काम है कि अगर किसी जगह जंग लगने वाली है या लग चुकी है या ऐसा कोई खतरा है तो यूएन जाके सुलह कराए। कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो यूएनओ को कंसल्ट किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह कराई जाए, क्योंकि दोनों पार्टीज गुस्से में होती हैं, दोनों ही मानने को तैयार नहीं होती, इसीलिए तो जंग शुरू होती है। लेकिन यूएनओ एज अ थर्ड पार्टी एक्ट करती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही है तो बेहतर ये है कि आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लो। आप भी गुस्से में हो, सामने वाला भी गुस्से में है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कहोगे कि वो आपकी बात भी सुने और सामने वाले की बात भी सुने तो फिर मसला जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपके गुस्से में होने की वजह से और सामने वाले के भी गुस्से में होने की वजह से मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी का बंदा सुकून से दोनों पार्टीज की बात सुनेगा और ठंडे दिमाग से सोचेगा तो मसले का हल निकाला जा सकता है। Now question number 3. How many wars have there been in the world in the last 30 years? यानी कि पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया में कितनी जंगें हो चुकी हैं? In the last 30 years, 120 wars have been fought all over the world। 120 wars is a huge number, children, but unfortunately पूरी दुनिया ही इस वक्त जंग में है, कहीं ना कहीं जंग चल रही है। इसलिए 120 wars has become a huge number and in future probably it will increase। What are some of the things that happen when there is a war? यानी कि जब कोई जंग लग जाती है तो उसमें क्या क्या नुकसानात होते हैं, उस दौरान क्या होता है, आपकी नॉर्मल लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। When there is a war, normal life cannot continue। Schools get closed, obviously। Educational institutions को बंद कर दिया जाता है। During war आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो। Provision of gas and electricity gets interrupted। बम्बार्डमेंट होती है, नुकसान हो रहा होता है, फायरिंग हो रही होती है, उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को भी नुकसान पहुंचता है, उसकी
प्रोविजन को नुकसान पहुंचता है, इसी तरह गैस की प्रोविजन को नुकसान पहुंचता है, लोग तंग होते हैं, people lose their lives or get badly injured and there is a shortage of medical facilities. बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं, जिनकी जानें नहीं जाती वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, किसी की टांगें चली जाती हैं, किसी का बाजू चला जाता है और बहुत से नुकसानात होते हैं. एंड अदर देन दीज मेडिकल फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज हो जाती है. अब आम दिनों में तो मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी की जा सकती हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर जंग लग जाए तो उस वक़्त आपको बेड्स भी ज़्यादा चाहिए, आपको नर्सेज ज़्यादा चाहिए, आपको ब्लड ज़्यादा चाहिए, आपको डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए. वो यकदम इतना सब कुछ इकट्ठे होने लग जाता है कि उस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ शॉर्ट पड़ जाती हैं, डॉक्टर्स की भी कमी होने लग जाती है, नर्सेज इधर उधर भाग रही होती हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी कोरोना वायरस में हुआ था. ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ वॉर, लेकिन देखा जाए तो एक वायरस था जिसने हमारी पूरी दुनिया पर अटैक कर दिया. तो क्या हुआ, हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स आई, वेंटिलेटर्स नहीं थे, बेड्स थोड़े पड़ गए, डॉक्टर्स थोड़े पड़ गए, नर्सेस थोड़ी पड़ गई. बिल्कुल ऐसे ही होता है जब कोई जंग लग जाती है. Now our next question. Why do we need to be calm to resolve conflict? वो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमने किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, किसी लड़ाई को रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारा काम डाउन होना ज़रूरी क्यों है, उसके लिए हमारे दिमाग का ठंडा होना ज़रूरी क्यों है. We need to be calm to resolve a conflict so that things do not get out of control. We are sad and we might take a wrong decision. बच्चों, अब अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई भी है और आप गुस्से में ही रहोगे तो मसले मज़ीद बढ़ेंगे, लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी. उस वक़्त बेहतरीन हल ये है कि आप सामने वाले से बात मत करो, आप किसी और तरफ खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, कोई मूवी देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो, पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उस सिचुएशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, खुद को ठंडा करने की कोशिश करो. ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या मेरी गलती ज़्यादा है या उसकी. हो सकता है दोनों की गलती हो सकता है दोनों की ही गलती ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो. जब आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे तो आपको सामने वाले की पोजीशन भी समझ में लगेगी और अपनी भी, और आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ लगेगा कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. बच्चों, हमेशा कोशिश करें कि आप सलूशन का हिस्सा बने, आप कभी भी प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता. तो आप कोशिश करें कि अगर सॉरी बोलने से मसला हल होता है तो आप सॉरी बोल दें. सॉरी बोल देने से कोई छोटा नहीं बन जाता, बल्कि अगर आपकी गलती नहीं है उसके बावजूद आपने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सामने वाले को सॉरी बोल दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है. अल्लाह को भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो झगड़ा ख़त्म करते हैं. किसी को सॉरी बोल देने से, थैंक यू बोल देने से, अपनी गलती मान लेने से आप छोटे नहीं पड़ जाओगे. What does soothing mean? Soothing means reducing pain or discomfort. It means to do something to calm yourself. उसने हमसे सूदिंग का मतलब पूछा है. सूदिंग किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिससे हमें सुकून मिले. जैसे आप कह लो पेंटिंग. बहुत से लोगों को पेंटिंग करने से सूदिंग फीलिंग आती है, क्योंकि पेंटिंग में आप कलर्स यूज़ करते हो. कलर थेरेपीज़ आजकल मशहूर हैं. अगर आप बहुत गुस्से में हो तो शायद आप डार्क कलर्स यूज़ करोगे. अगर आप ज़रा नॉर्मल मूड में हो तो आप थोड़े से लाइट कलर्स यूज़ करोगे, थोड़ी अच्छी ड्राइंग करोगे. गुस्से में हो तो गुस्से से ड्राइंग करोगे. इस तरह आपका कैथारसिस हो जाता है. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं. कुछ लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं फॉर सूदिंग देमसेल्व्स. कुछ लोग कुकिंग करना पसंद करते हैं फॉर सूदिंग देमसेल्व्स. कुछ लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं. कुछ लोगों के पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक गिटार, वो उसको बजाना शुरू कर देते हैं. सो डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट सूदिंग टेक्निक्स. बच्चों, इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका वर्क पेज. आपके वर्क पेज पे 1 से 2 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने करने हैं.
तो चलिए उनको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर ए है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। 1. Your friend pushes you and you fall down. Option number A, push them back. Option B, get up and tell them not to push. Option C, shout, don't push at them. अब इनमें से हमने सबसे अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश। यानी कि अगर आपको किसी ने धक्का मार दिया है तो आप खड़े हो और आप उससे कहो कि भाई ऐसे मत करो। जो बाकी दो ऑप्शंस हैं, पुश देम बैक यानी कि वापस धक्का देना, या शाउट डोंट पुश एट देम या चीखना कि भाई मुझे धक्का मत दो, इन दोनों ऑप्शन से मसला सिर्फ बढ़ेगा। और हमने मसला बढ़ाना तो है नहीं, हमने तो मसला सॉल्व करना है। इसलिए वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश। बी वेरी पोलाइट, बी वेरी हम्बल, आराम से खड़े हो, खुद को अच्छे से स्टेबल करो और सामने वाले से कहो कि भाई डोंट पुश मी। Someone accidentally spills their drink on you, यानी कि अगर गलती से किसी के हाथ में अगर कोई ड्रिंक है और वो आपके कपड़ों पर गिर जाती है। ऑप्शन ए, डिमांड एन अपॉलॉजी, आप उनसे कहो कि भाई अभी के अभी माफ़ी मांगो मेरे से, तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। ऑप्शन बी, टेल द टीचर दैट दे डिड इट ऑन पर्पस, या फिर आप अपनी टीचर के पास जाओ और उन्हें शिकायत लगाओ कि इस बच्चे ने जानबूझकर मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिराई है। या ऑप्शन सी, स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस, एंड ऑप्शन सी, ठंडे रहो, काम डाउन एंड क्लीन अप द मेस, और अपने कपड़े धो लो जाकर। तो बच्चों बेस्ट ऑप्शन कौन सा आपके ख्याल में? सी ना, द बेस्ट ऑप्शन। आराम से उठो, अपने कपड़े साफ करो और जाके धो लो, कोई मसला नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है जाके टीचर को बिला वजह झूठी शिकायत लगाने की कि भाई इसने तो मेरे कपड़ों पे जानबूझ के ड्रिंक गिरा ली है, या बदले में शाउट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से अपॉलॉजी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। सामने वाले से गलती से आपके कपड़ों पे गिर गया, आपसे भी तो गिर सकता है कल कल को, तो आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको कहे कि भाई अभी के अभी मुझे सॉरी बोलो, या कोई जाके टीचर को आपकी शिकायत लगाते कि इसने तो जानबूझकर मेरे कपड़ों पे ड्रिंक गिराई है। Then you see someone older than you being bullied at school. Being bullied का मतलब होता है कि अगर किसी को तंग किया जा रहा हो बुरी तरह, उसको हम कहते हैं बुली करना। तो वो हमसे पूछ रहा है कि अगर आपसे बड़ी उम्र के किसी इंसान को स्कूल में बुली किया जा रहा हो तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, टेल अ टीचर, आप जाके टीचर को बताओगे। ऑप्शन बी, कन्फ्रंट द बुली, या जो शख्स बुली कर रहा होगा आप उसके सामने खड़े हो जाओगे। या फिर ऑप्शन सी, इग्नोर इट, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कोई किसी को बुली कर रहा करता रहे, तंग कर रहा है करता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है जब मुझे नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए इज द बेस्ट, टेल द टीचर। टीचर को इसलिए क्योंकि जब आप टीचर को बताओगे तो टीचर बुली करने वाले को खुद ही देख लेगी, उसने उसको कोई वार्निंग देनी है या कोई पनिशमेंट देनी है, ये फिर टीचर का मसला है। अगर बाकी दो ऑप्शंस को देखा जाए, कन्फ्रंट द बुली, तो हो सकता है वो आपको भी बुली करे। अगर आप उस बुली करने वाले के सामने खड़े हो जाते हो सकता है वो आपको भी तंग करने लग जाए। उस वक्त तंग ना भी करे तो बाद में तंग करे, बाद में बदला ले, तो बेहतर है कि आप ऐसा करो ही नहीं। एंड ऑप्शन सी, इग्नोर इट, तो ये भी बहुत गलत बात है। अगर किसी जगह कुछ गलत हो रहा है, लड़ाई हो रही है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप हेल्प आउट करो। इग्नोर करना मसले का हल नहीं होता। कल को अगर आपको कोई हिट करे, कोई बुली करे और साथ खड़े लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहें तो आपको कैसा लगेगा? हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, लोग खड़े होकर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। कोई इतना नहीं करता कि आगे जाके हेल्प करे, मसले को सॉल्व करे, विच इज़ द वेरी वेरी बैड थिंग। आई सिंपली हेट इट कि आप खड़े होकर वीडियोस बना रहे हो, आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, लेकिन आप आगे जाके हेल्प करने को तैयार नहीं हो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी डन, इट इज़ एथिकली रॉन्ग। इसलिए बच्चों, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके झगड़े में कूद पड़ो, बट डू समथिंग टू हेल्प। किसी को बुलाओ, किसी से कहो
कि भाई आके इस मसले को सॉल्व करो, किसी बड़े को बुला कर लेकर आओ। Now moving towards our next page, that is mark the sentences with true or false, यानी कि जो sentences लिखे हुए हैं हमने बताना है कि वो true है या false हैं, सही हैं या गलत हैं। 1. The UN has 51 member states. Children, this is false. अब इस सेंटेंस में आपने थोड़ा सा ना इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है। वो हमसे कह रहा है the UN has 51 member states. Has. UN की 51 member states थी। It had. इस वक्त UN की member states 193 हैं। मतलब UN had 51 member states. Has लगेगा तो 193 member states. 2. It is difficult to think clearly if you are angry. This is very true. अगर आपको किसी पर गुस्सा होता है, आपको बहुत शदीद नाराज़गी है किसी से, तो उस वक्त क्लियरली सोचना मुश्किल होता है। उस वक्त आप गुस्से में होते हो ना, इसलिए आप ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से सोच नहीं पाते कि आपने क्या करना है। 3. It is okay to hit someone if they annoy you. यानी कि अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो it is okay to hit that person. How wrong? अगर आपको कोई गुस्सा दिला भी रहा है तो आप वक्ती तौर पर वहां से चले जाओ। बदले में उस बंदे को मारना बहुत ही गलत है। हो सकता है वो बदले में आपको फिर हिट कर दे, तो फिर आप क्या करोगे? हो सकता है वो आपसे उम्र में बड़ा हो और आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे? सो इट इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको किसी ने हिट किया भी है तो बदले में हिट करना मसले का हल नहीं है। पहले आप या तो उसको खुद कहो कि भाई डोंट हिट मी प्लीज, या फिर आप किसी को जाके कह दो कि भाई इसने ऐसे किया है और इसको मना करो, दिस शुड नॉट बी डन। लेकिन बदले में हिट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। 4. कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि लड़ाई झगड़े जिंदगी का हिस्सा हैं। तो दिस इज वेरी ट्रू। लड़ाई हो जाना बड़ी बात नहीं है, हो जाती हैं, दोस्तों से हो जाती हैं, बहन भाइयों से हो जाती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मसला तब आता है जब आपका एटीट्यूड खराब हो जाए, जब आप रोज रोज लड़ने लग जाओ। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आपके एटीट्यूड में ये बात इनबॉर्न होनी चाहिए कि आपने मसले का हिस्सा नहीं बनना, आपने सलूशन का हिस्सा बनना है। अगर किसी से लड़ाई हो भी गई है तो क्या हुआ, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, सॉरी बोल दो, आप उसकी बात सुनो, आप अपनी बात सुनाओ, हो सकता है वो भी समझ जाए, वो सॉरी बोल दे। आप क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, आवाज़ ऊंची किए बगैर। चिल्ड्रन, हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आपने किसी से अपनी बात करनी है, फिर चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। बहुत ही नॉर्मल टोन में सामने वाले से बात करो, उसको अपनी बात समझाओ, उसकी सुनो और मसले का हल निकालो। आवाज़ ऊंची करना, चीखना, इन चीज़ों से ना तो आपकी बात सही साबित होती है और ना ही मसले का हल निकलता है। मसले का हल तब निकलता है जब आपकी बात सही होती है। 5. There are no solutions to conflicts. This is false. कि कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई सलूशन नहीं होता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर लड़ाई होती है तो उसका हल ज़रूर होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस मसले का हल कैसे निकालना है और कितनी देर में निकालना है। अगर आप अपनी ईगो का मसला बना लोगे, एटीट्यूड लेके बैठे रहोगे, सॉरी बोलने को तैयार नहीं होगे, सामने वाले की बात सुनने को तैयार नहीं होगे, तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन अगर आप सॉरी बोलने को तैयार हो ऑन योर मिस्टेक, या आप आराम से जाकर सामने वाले की बात सुनने को तैयार हो, अपनी बात करने को तैयार हो, तो मसला हल हो जाएगा। मेरी ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है, अपनी नॉर्मल लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ इसलिए नहीं सुना रही कि आप चैप्टर के साथ इन बातों को भूल जाओ, अपने घर में इन बातों का ख्याल रखो। और अगर कोई और भी ऐसे करे कि बिला वजह लड़ाई करे, बिला वजह झगड़े करे, आपसे लड़ाई करे, तो उसको भी समझाओ कि इस तरह मसले बढ़ते हैं, मसले सॉल्व नहीं होते। हमारी सोसाइटी में ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है कि लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में आपकी सोसाइटी आपके लिए एक अच्छी जगह बने, तो आपने खुद से स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना है।
फिर ही सोसाइटी में चेंज आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।